तीसरा केस था इसमें एयरसेल लिमिटेड। एयरसेल लिमिटेड वाले में क्या था कि क्वेश्चन ये था कि जो टेलीकॉम लाइसेंस है ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, वेदर इट कैन बी कैंसल्ड बिकॉज द लेटर इज अंडर CIRP। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई देखो ऐसे है, आपको बिजनेस को बेचना है एज ए गोइंग कंसर्न। अगर आपके कोई टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी का मान लो लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, तो उसको कंपनी को कौन खरीदेगा? ठीक है ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड दैट ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वुड शो इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द CD इफ इट होल्ड्स लाइसेंस। ठीक है, क्योंकि दूसरा तो कोई वैल्यूएबल एसेट है नहीं कॉर्पोरेट डेटर के पास। ठीक है ना, तो नो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वुड शो इंटरेस्ट इन इट्स बिजनेस रिवाइवल। ठीक है, तो लाइसेंस तो बहुत ही इसेंशियल है, तो लाइसेंस इज दस सिने क्वा नन फॉर गेटिंग गुड रेजोल्यूशन प्लान। Section 14(1)(d) of the code prohibits recovery of any property by an owner or lessor in possession of the CD. The prohibition is also applicable to DOT। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राफ पर भी ये एप्लीकेबल है। और ये जो यूज ऑफ लाइसेंस है या स्पेक्ट्रम है, इसको आप एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज ही मानो, क्योंकि क्या होता है सेक्शन 14 में मॉरिटोरियम जब लगता है तो इसेंशियल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो इन्होंने माना भाई ये भी इंस्ट्रूमेंटल है, ये वाइटल है फॉर to keep the CD as a going concern. So without which the CD cannot run its telecom business, adjudicating authority instruct the DOT not to make any attempt to cancel the CD license। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि आपको क्या है कि पुराने ड्यूज तो स्टे हो जाएंगे। पुराने ड्यूज तो जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट तक के ड्यूज हैं वो तो बाद में एज पर सेक्शन 53 मिलते हैं, लेकिन करंट ड्यूज आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। अगला केस आता है इन द मैटर ऑफ GNB टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, जो कॉर्पोरेट डेटर था इसने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 33 सीकिंग CIRP लिक्विडेशन। ठीक है, इसने कहा कि भाई मेरे तो 5 साल से कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहे, मेरी कंपनी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, लाइबिलिटी मेरी है 42 करोड़ रुपए की, मेरे कोई एसेट्स नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन ये उठा कि क्या CIRP का रूट अपनाए बिना डायरेक्टली लिक्विडेशन हो सकता है? इसने कहा जी मेरे पास कोई एसेट्स तो है नहीं, 5 साल से मेरी कंपनी बंद पड़ी है, मेरी 42 करोड़ की लायबिलिटी एसेट्स कोई है नहीं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया विदाउट एडमिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। ठीक है, इट ऑब्जर्व्ड देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रेजोल्यूशन प्लान लाइकली टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ CIRP इफ इनिशिएटेड एंड thus it would be just and proper to put the corporate applicant debtor under the liquidation process। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, इसमें कोई एसेट्स तो है नहीं, तो हमें टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं भाई, हम पहले CIRP करें फिर लिक्विडेशन करें। ठीक है, जब एसेट्स ही नहीं है तो आएगा कौन, बाहर कौन आएगा? तो इन्होंने डायरेक्टली लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया रादर देन टू पुट इट इन CIRP इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये केस था। अगला केस हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हुआ कि एप्लीकेशंस आई कि भाई आप कंसोलिडेट करो। बहुत सारी कंपनीज, जैसे 29 कंपनीज थी, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी। क्या होता है, एक ग्रुप वाले क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बना लेते हैं, एक कंपनी एक आइटम बनाती है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं कि इंडिविजुअल ना तो उनको कोई खरीदने में इंटरेस्टेड होता, ठीक है ना, उनको एज ए ग्रुप तो लोग खरीद सकते हैं। अब कंपनी CIRP चलती है एक ही कंपनी की, तो इसमें यही क्वेश्चन था। तो देयर वर एप्लीकेशन डिमांडिंग एंड ओपोजिंग। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई इकट्ठा करके बेचो, कुछ इसको ओपोज कर रहे थे कंसोलिडेशन। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई ऐसा है कि हम ब्लैंकेट व्यू इसमें नहीं ले सकते, ना तो हम ये कह सकते भाई सबको इकट्ठा करके बेच दो, ना ये कह सकते सबको अलग अलग करके बेचो। ठीक है, that the entire group is fit to be consolidated simply being connected or controlled by common management। उन्होंने कहा भाई हर एक यूनिट या जो सब्सिडरी है इसको आप एग्जामिन करो ऑन इट्स मेरिट्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और यूनिट्स को आप 2 कैटेगरीज में बांट दो। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? ए कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ दोज केसेस कैन बी मेड वेयर द बिजनेस ऑपरेशंस आर सो डिटेल्ड दैट देयर मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, arrangement of funds, loan facilities are so intricately interlinked that segregation may result in an unviable solution। कुछ तो लोग इस तरह से जुड़े हुए होंगे कुछ यूनिट्स इसके, जैसे मैंने बताया मान लो एक पिक्चर ट्यूब बना रहा है, ठीक है ना,
दूसरा पिक्चर ट्यूब को उसी को मॉनिटर में फिट कर रहा है, इस तरह से। तो कुछ अगर इंटरलिंक्ड उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस या लोन फैसिलिटीज या स्टाफ, इस तरह से अगर बिजनेस ऑपरेशंस इस तरह से अगर लिंक्ड हैं, तो उनको तो आप इकट्ठा करके बेचो, कि अनवायबल हो जाएगा अगर अलग अलग बेचेंगे तो, ठीक है ना। ओवर एंड अबाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इफ सेग्रीगेटेड, द पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट बिकम सो ब्लीक विच विल ओवरवे द कंसोलिडेशन। तो कुछ तो ऐसे होंगे जिसको कंसोलिडेट करके बेचने में ही फायदा रहेगा, उससे आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सेग्रीगेशन में कम वैल्यू मिलेगी। और दूसरा क्या होगा, दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, दूसरी कैटेगरी उन केसेस की होगी जहां पर अकाउंट्स तो इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और क्योंकि डेट एग्रीमेंट है आपस में, लाइबिलिटीज हैव बिकम कॉमन बट एसेट्स आर आइडेंटिफाइबल, बट कुछ केसेस में एसेट्स आपके आइडेंटिफाइबल है। Hence on segregation, the independent structure of each unit will survive, which shall also result into viable, profitable restructuring proposals। तो कुछ ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और वो प्रॉफिटेबल प्रपोजल हो सकते हैं। Therefore, in this category of cases, although for the limited purpose of signing of certain documents through which the loan facilities might have been commonly availed, but that can be segregated so that the assets and liabilities are identifiable separately, thus facilitating a good investing। तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर वो अलग से प्रॉफिटेबल यूनिट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उनको, ताकि उनको अलग से बायर मिल जाएगा, अच्छा इन्वेस्टर उनको मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है लोन फैसिलिटीज कॉमन हो, लेकिन लोन फैसिलिटीज को भी आप इनमें सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा दो कैटेगरीज में बांट दो, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको सेपरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, उनको तो इकट्ठा करके बेच दो, और जो जिनको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द एसेट्स, तो उनको आप इस तरह से बेचो सेग्रीगेट करके। Keeping in view the facts and circumstances, the adjudicating authority observed that the assets and liabilities of 13 Videocon companies should be substantively consolidated। उन्होंने कहा भाई 13 कंपनी को तो आप इकट्ठा करके बेच दो, ठीक है, क्योंकि कॉमन कंट्रोल है, कॉमन डायरेक्टर्स हैं, कॉमन एसेट्स हैं, कॉमन लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरलेसिंग ऑफ फाइनेंस है, को एग्जिस्टेंस जरूरी है फॉर सर्वाइवल, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इंटरवेंट अकाउंट्स, इंटरलोपिंग ऑफ डेट्स, ठीक है, और बाकी जो है वो आप अलग अलग करके भेजो, ये इसमें डिसीजन हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आधुनिक मेटल, इस केस में क्या हुआ, इसमें जो लिक्विडेटर था इट फाइल्ड एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिटी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड बिटवीन जुलाई 18, 2018 एंड जुलाई 7, 2019 when the CD was supposed to be revived under resolution plan approved on July 17, 2018। मतलब 17 जुलाई को रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है, बाद में क्लेम आ रहे हैं 18 जुलाई से, और 18 जुलाई 2018 से 7 जुलाई 2019 तक, ठीक है। तो उन क्लेम्स का क्या करना है, तो लिक्विडेटर ने कहा कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जी आप बताओ कि इन क्लेम्स का क्या करना है, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड हेल्ड दैट द क्लेम्स रिसीव्ड during the period can neither be treated as part of insolvency resolution process cost nor do they fall under the liquidation cost and hence cannot be accorded priority over other dues। तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो इनको हम लिक्विडेशन कॉस्ट का ना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट मान सकते हैं, तो इनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल सकती, मतलब जो जैसे बाकी क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी वैसे ही इनको पेमेंट होगी, इनको हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा है। अगर मान लो इसी केस में क्या होता, अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान ही अप्रूव हो जाता, लिक्विडेशन ना होता, फिर तो ये क्लेम बिल्कुल ही चले गए थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, आपकी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो नए क्लेम्स को आप एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ठीक है, तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सीधी बात है। अगला केस है इसमें आंध्रा बैंक वर्सेस हेमरल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इसके में क्या हुआ कि क्लेम, अगर कोई मान लो दो तरह के क्लेम होते हैं, कुछ तो होते हैं क्रिस्टलाइज्ड क्लेम जिसमें लायबिलिटी फाइनल हो चुकी है, कुछ क्लेम होते हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुए, ठीक है, मान लीजिए कोई EMI पेबल थी ओवर 5 years, या इस तरह से और भी बहुत सारे कॉन्टिजेंट क्लेम्स होते हैं विच आर नॉट मैच्योर्ड, तो वो भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं भाई रेजोल्यूशन प्लान। इसमें NCLAT हेल्ड दैट इट इज नॉट नेसेसरी that all the claims submitted by the creditor should be a claim matured on the date of initiation of CIRP। तो इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा
कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्लेम्स मेच्योर्ड ही हों, ठीक है। अगर कोई फ्यूचर में भी डेट पेएबल है ऑन इट्स मेच्योरिटी, द फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैन फाइल सच क्लेम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई 5 साल बाद पेएबल है, 2 साल बाद पेएबल है, अभी वो मेच्योर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी क्लेम फाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, इट कैन नॉट रिजेक्ट अ क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ओनली क्लेम्स दैट हैव मैच्योर्ड कैन बी लुक्ड इनटू एंड अदर्स कैन नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई आपका ये क्लेम तो अभी मैच्योर ही नहीं हुआ तो इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, इसको भी एंटरटेन करना पड़ेगा। देयरफॉर अनमैच्योर्ड क्लेम्स इंक्लूडिंग अनइन्वोक्ड गारंटीज कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। अगला केस इसमें था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कोस्टल प्रोजेक्ट, ये सेक्शन 7 का केस था। तो इसमें ये था कि भाई एसबीआई फाइल्ड एप्लीकेशन थ्रू इट्स ड्यूली ऑथराइज्ड एजीएम। होता क्या है भाई, वहां तो लिखा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर तो एसबीआई है, लोन तो एसबीआई ने दिया है, लेकिन एसबीआई खुद थोड़ी फाइल करेगा। उसका जो भी ड्यूली ऑथराइज्ड एजीएम होगा, मतलब बोर्ड से पावर आती है पहले, बोर्ड के बाद फिर पावर आएगी सीजीएम को, फिर ये इसी तरह से उस प्रोसेस में उन्होंने पेपर दिखाए कि भाई ये ड्यूली ऑथराइज्ड है एजीएम, ठीक है। और एडवोकेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सबमिटेड, ये जो कंपनी वाला एडवोकेट था उसने भी कहा कि भाई रिस्पोंडेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द एप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर इज एडमिटेड, ठीक है। तो इसमें एनसीएलटी ने केस को एडमिट कर लिया। तो सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही एप्लीकेशन साइन करनी है, जो ड्यूली ऑथराइज्ड है उसके द्वारा वो भी कर सकता है। गुजरात एनआरई कोक वाला केस था। इसमें क्या होता, द लिक्विडेटर सॉट डायरेक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू आइदर रिलिंक्विश देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट और टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 52, ठीक है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट द लिक्विडेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल एफसीज, इट डायरेक्टेड देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स स्टैंड लिक्विड। कई बार क्या होता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, वो भी बताते नहीं है टाइमली कि भाई हम रिलिंक्विश करना चाहते हैं या हम उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इनको भी टाइम दिया जाता है ना, कि ये नहीं होता कि अनलिमिटेड आप इसको टालते रहो। सिक्योरिटी मेरे ख्याल से 1 मंथ का पीरियड है इसमें, तो 1 मंथ के अंदर इनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यस सर, 30 डेज है इसमें। हाँ, तो वही ना, उसी पीरियड में ऐसा नहीं कि भाई उसको टालते रहो, भाई जो बताना। और अगर ये नहीं बता रहे तो ये मान लो भाई इसका क्लेम जो है रिलिंक्विश हो गया, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल स्टैंड लिक्विड एंड वो उनको कॉमन हॉज पॉज में उस हिसाब से मिलेगा जो भी सेक्शन 53 के हिसाब से, ठीक है। अगला केस हमारे पास आता है ये है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज। इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि एप्लीकेशन हैड बीन फाइल्ड बाय द आरपी सीकिंग डायरेक्शन अगेंस्ट द सीओसी टू सैंक्शन एंड डिसबर्स फंड्स थ्रू इंटरिम फाइनेंस सिंस ही वाज फेसिंग ट्रेमेंडस। इसमें क्या हुआ कि जो भाई ट्रेमेंडस, ये जो इंटरिम फाइनेंस है, इसके लिए आपको सीओसी से अप्रूवल होना चाहिए। सीओसी में बहुत सारे बैंक थे, इसमें कुछ बैंक ने तो अप्रूवल दे दिया था इंटरिम फाइनेंस के लिए, बाकी बैंक अप्रूवल नहीं दिया था। उनका अपनी हायरार्की होती है, वो क्या होता है डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे, अपने बैंक से, इस तरह से ये कहानी थी इसमें। तो अब ये जो परेशान हो गया बंदा, तो ये इसमें आरपी ने एप्लीकेशन फाइल की कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्शन दे, ठीक है ना, कि भाई इंटरिम फाइनेंस मेरे को दो, इंटरिम फाइनेंस नहीं मिलेगा तो मैं कंपनी को कैसे चलाऊंगा एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, मेरे पास फंड्स ही नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हेल्ड it is pertinent to mention that resolution professional is duty bound to maintain the corporate debtor as a going concern। उन्होंने कहा भाई सीओसी ने अप्रूव कर दिया है अरेंजमेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस ऑफ 63 करोड़, लेकिन जो कुछ मेंबर है सीओसी के, दे हैव नॉट येट सैंक्शनड द इंटरिम फाइनेंस। उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी नेचुरली, जो भी रेड टेपिज्म की वजह से। तो इन दिस सर्कमस्टांस वी हैव पास्ड एन ऑर्डर that members of the COC who have sanctioned interim finance, they should make the funds available to the corporate debtor immediately। उन्होंने कहा भाई जिन्होंने सैंक्शन कर दिया वो तो फंड अवेलेबल कराओ उसको, ठीक है ना, और जिन्होंने अभी सैंक्शन करना है, ठीक है ना, उनको भी कहा कि भैया आप भी जल्दी से पेमेंट करो, ये चीज। अगला केस था किरण ग्लोबल कैम लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ था कि आरपी, हाँ जी सर पंकज बक्कू सर, इसमें ना सर जो जेट एयरवेज वाला है सर, इसमें 63 करोड़ वाला इशू नहीं है। इसमें सर इशू था कि इनका सर फॉरेन पोर्ट का ऑर्डर था आईबीसी
इसमें 20,000 एम्प्लॉइज थे, तो ये कहना था कि यहाँ पर लोकल कोर्ट क्या वो फॉरेन कोर्ट का ऑर्डर मानेगी एनसीएलटी, वो इशू हाँ, था वो सर तो इसमें। वो तो अलग, वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वाला तो इशू अलग था। क्रॉस जी जी बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में क्या था कि वो जो ज्यूरिक एयरपोर्ट पे इनका एक प्लेन खड़ा था, तो उन्होंने वो प्लेन को वहीं पर रोक लिया था, क्योंकि वहां के कोर्ट में भी इनका इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था। तो फिर राइट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जब ये आरपी पहुंचा, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई आप उनको भी इन्वॉल्व कर लो, उनको भी जो है सीओसी में शामिल कर लो। ये था उसमें। सर इसमें जो आशीष मखीजा जी की बुक है ना, इसमें हाँ, सर कहीं पर भी इस केस में 63 करोड़ वाली कोई बात करता नहीं इस ऑर्डर में। केस नंबर अच्छा, 10 है जेट एयरवेज इंडिया का। हाँ, तो एनसीएलटी में सर यहाँ कहीं पर भी ये 63 करोड़ की जो अपनी हम बता रहे हैं ना अमाउंट, उसका कहीं पर भी ये डिस्कस नहीं किया हुआ इन्होंने इस केस में। भाई देखो ऐसे है, मैं आपको इसका पूरा टेक्स्ट दिखा देता हूँ नहीं नहीं इस सर। केस का। हाँ जी हाँ जी। अब अभी 1 मिनट रुको, आप 1 मिनट रुको। इसको ये क्या केस नंबर है अपना? 10 केस नंबर है ना? हाँ जी 10 नंबर सर। ये है जी पूरा केस, यही है ना? यही है। ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन आपको? हाँ जी सर आ रही है जी। ठीक है, चलो स्क्रीन से आगे देखते हैं। हाँ, ये तो बाहर वाले बैंक की बात करता है कि वहां पर चार्ज था। जी जी। सर, हम्म, ये जो मकीजा सर की बुक में जो दी है ना, उसका डेट ऑफ ऑर्डर जजमेंट 28 जून 2019 का है। वो आई थिंक एक साल पहले का वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज। हम्म, और ये जो है वो 2020 की है। सर ये वाला ऑर्डर 2020 का है जी। अच्छा, मतलब ये क्योंकि अभी 2021 में भी और एक आया है ना, जैसे वो जेट एयरवेज को एक यूएई के एक इन्वेस्टर और एक जन टेक ओवर कर रहे हैं ना, हम्म, जेट एयरवेज का। और तो ये 19 का है जो मकीजा सर के बुक में है ना, 28 जून 2019 के। सिलेबस में देख लेते हैं क्या नंबर दिया हुआ है। हाँ सिलेबस में देख लेते हैं। ये भी 20 जून 2019 का ही है। नहीं, ऑर्डर डिलीवर। अच्छा, ऑर्डर डिक्टेटेड उतना। हाँ, जी तो जी। रेफरेंस पहले वाला है, उसके बाद उसका फॉलोइंग ये रहेगा। ऐसा करते हैं, इसको दोबारा एक बार स्टडी कर लेंगे, स्टडी करके कल डिस्कस कर लेंगे इसको अलग से, राइट सर, ठीक है राइट सर। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। बुक हाँ में जी। सर एसबीआई वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड। तो इसमें भी दोनों है ना, इसमें एचडीएफसी और स्टेट बैंक है। फाइनेंस। एचडीएफसी के नीचे स्टेट बैंक भी तो है ना। अच्छा, पूरा नहीं आ रहा ना, ठीक है। कोई बात नहीं, साइटेशन देख लेंगे, साइटेशन देख के उस हिसाब से देख लेंगे कि ये वाला है या वो वाला है, कौन सा जजमेंट है।
राइट चीज को सर, चेक राइट, कर, नेक्स्ट चलते हैं जी। है ना? जी जी, हाँ। डन, थैंक यू जी। तो यहाँ से बुक में से पढ़ लेते हैं एक बारी, इस बुक में से पढ़ लेते हैं। इसमें ये बुक में क्या बात करता है कि सेक्शन 7 की ये पिटीशन है, ठीक है जी। एक मिनट, ये कंपनी पिटीशन है फाइल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 7, ठीक है जी। और 2 और पिटीशन है अंडर सेक्शन 9, ठीक है। एक तो फाइल्ड बाय गगर एंटरप्राइजेज है और दूसरी है शमन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो ये तीनों पिटीशन लिस्ट हुई हैं टुडे टू सीक CIRP अगेंस्ट द सेम कॉर्पोरेट डेटर एंड आर बीइंग डेल्ट विद बाय दिस कॉमन ऑर्डर, ठीक है। सर जो ये कंपनी ऑर्डर नंबर ही फर्क है सर, जो बुक में ऑर्डर नंबर है ना, और हाँ। ये वाला जो ऑर्डर नंबर है अपने सर, ये दोनों ऑर्डर नंबर फर्क है जी। तो हम सिलेबस में से देख लेते हैं, सिलेबस सर कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे ठीक करते है, हैं जी। ठीक है। आप ये देख के ना ग्रुप में लिख दीजिएगा एक बारी, राइट सर, राइट प्लीज। क्योंकि देखो वो वाला जो ऑर्डर है ना, हम यहाँ वहां से क्यों नहीं पढ़ लेते, हम इसको वहां से पढ़ लें। मेरे देखो ऐसे हमने तो सिलेबस में से डाउनलोड किया है वो, ठीक है जी। ये जो मैं दिखा रहा था आपको, हम्म, वो तो हमने सिलेबस में से ही डाउनलोड किया है, ये वाला ओके, NCLT 10। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसके इसको। ठीक है सर। भाई ये हमने कहाँ से डाउनलोड किया, हमने सिलेबस में से जो IBBI की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है। ठीक है जी, तो हो सकता है इसमें बुक में फिर रेफरेंस कुछ और हो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी मीटिंग चल रही है सर, मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको, एक घंटे में। ठीक है जी, हाँ जी। तो इस केस में क्या कहता है, ये हमने वहां से डाउनलोड किया है, ठीक है सर। IBBI की वेबसाइट पे जो दिया हुआ है ना, वहां से। जी जी, ये कहता है कि भाई सेल है ऑफ वन ऑफ द नॉन कोर एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू क्लियर ओवरसीज डेट, कि भाई इसका ओवरसीज डेट भी है। वो कह रहा है कि 6 एयरक्राफ्ट इनके बाहर वालों ने पकड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात इस केस में ये कर रहा है। ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है RP आशीष छछारिया ऑफ जेट एयरवेज लिमिटेड, इसने ये इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की है फॉर अप्रूवल ऑफ दिस ट्रिब्यूनल फॉर सेल ऑफ वन ऑफ द नॉन कोर एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, टू क्लियर ओवरसीज डेट। क्या भाई ओवरसीज डेट है जेट एयरवेज का, इस वजह से हमारे 6 एयरक्राफ्ट उन्होंने पकड़ रखे हैं, उनको फ्री किया जाए फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। उसके लिए हमें एक नॉन कोर एसेट्स को सेल करने की अप्रूवल दी जाए। ये RP ने एप्लीकेशन लगाई है इसमें, ठीक है जी। तो रिस्पोंडेंट HDFC ने क्या किया था, HDFC ने 400 करोड़ का लोन दिया था कॉर्पोरेट डेटर को, और इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बदले में सिक्योरिटी क्रिएट की गई थी इन फेवर ऑफ HDFC, ठीक है। ये जो प्रेमिसेस है, इट इज ए, ये प्रेमिसेस थे, ये कोई मतलब रेजिडेंस, कोई ऑफिस प्रेमिसेस होंगे इसमें, सिक्योरिटी 400 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में। और ये जो प्रेमिसेस हैं ये नॉन कोर एसेट है, और ये कभी भी कॉर्पोरेट डेट ने अपने एयरलाइन बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये RP एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा रहा है, भाई ये मेरे को सेल करने की परमिशन आप दो। नाउ द RP हैज sought परमिशन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल फॉर सेल ऑफ दिस प्रेमिसेस इन द मैनर सेट आउट इन द रेजोल्यूशन पास्ड एट द 10th मीटिंग ऑफ COC। उन्होंने कहा भाई ये जो 10th मीटिंग थी COC की, इन्होंने अप्रूवल दे दी है इसको बेचने के लिए विद 74.45% वोटिंग, और ये जो प्रोसीड्स हैं दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर क्लियरिंग द रेजिडुअल ड्यूज रिमेनिंग पेएबल टू वन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स US EXIM बैंक को ओवर द फाइनेंस लीज क्रिएटेड ऑन 6 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अगर ये हमारा नॉन कोर एसेट सेल हो जाता है जो कभी भी यूज भी नहीं किया गया फॉर एयरलाइन बिजनेस,
ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमें परमिशन दे, तो जो हमारे 6 एयरक्राफ्ट वहाँ फंसे हुए हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उन पे कुछ हमारे रेजिडुअल ड्यूज हैं और जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को देनी। हाँ जी सर, ये जो केस लॉ है ना, ये हाँ। हमारा जो डेट ऑफ जजमेंट है ना मखीजा जी की बुक में, दिस डेट ऑफ जजमेंट इज 20/6/2019, और सर इसमें तो सीओसी की मीटिंग हो रही है 24 अप्रैल 2020 को। तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम IBBI के सिलेबस से देख लें। ठीक है सर, फिर ये बुक को हम ये वाला केस लॉ नहीं देखे ना, इसमें है हम बुक में से नहीं देखे, हम IBP के सिलेबस से पढ़ते हैं उसको। IB में देखिए, हम बुक से तो गाइड नहीं हो सकते ना, हम तो सिलेबस में जो लिखा होगा वहीं से गाइड होंगे ना। राइट सर, गॉट इट सर, गॉट इट है ना। आप अभी भी इन द मीन टाइम भी आप गूगल पे IBBI के साइट पे सर्च करके एक बार देख लो कौन सी साइटेशन है, ये वाली साइटेशन है या वो है, ये हमने वहीं से डाउनलोड किया हुआ है। बस सर इसी से चलेंगे जी, हम इसी को बेस लेके चलते हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है इसमें आपके वाली साइट है जी वहां पर, तो है 75 जो आप पढ़ा रहे हो ना वही है उसमें। तो सर राजीव बाबेल बुक में भी यही बात है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना जी, हमें तो IBBI के साइट से चलना ना। IBBI ने जो दिया है, IBBI के सिलेबस से ही हमने ये डाउनलोड किया है, ये पूरा टेक्स्ट है। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। तो जो US एक्सिम है, इट होल्ड्स चार्ज ओवर 6 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जहां पर जो क्यूमुलेटेड डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उनकी वो $200 मिलियन है, ठीक है ना। और ये लीज किए गए हैं कॉर्पोरेट डेटर को ऑन ए फाइनेंशियल लीज, ठीक है। और US एक्सिम के पास उनका चार्ज है 6 एयरक्राफ्ट का, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर हैड ऑलरेडी मेड सब्सटेंशियल पेमेंट, उन्होंने कहा भाई $881 मिलियन की तो पेमेंट ये पहले ही कर चुका है इन रिलेशन टू 6 एयरक्राफ्ट। और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द कॉर्पोरेट डेटर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए नॉमिनल पेमेंट टू US एक्सिम एंड देयर आफ्टर टू गेट टाइटल टू द, उन्होंने कहा जी नॉमिनल पेमेंट इसकी बाकी है, ये नॉमिनल पेमेंट में के इनको टाइटल इनका मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लीज पर ये एसेट्स चल रहे हैं, ठीक है। हाउएवर सम अमाउंट्स अंडर द फाइनेंस लीज रिमेन्स अनपेड टू US एक्सिम बैंक, ठीक है। और अगर ये पेमेंट नहीं किया तो US एक्सिम बैंक इनको रिपोजेस कर लेगा, वो अब इनकी लीज एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। US एक्सिम बैंक हैज एग्रीड दैट अपॉन पेमेंट ऑफ $13 मिलियन इट विल ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द 6 एयरक्राफ्ट टू द कॉर्पोरेट डेटर। उन्होंने कहा ये जो है ये 6 एयरक्राफ्ट का टाइटल कॉर्पोरेट डेटर को ट्रांसफर कर देगा, सिर्फ जी $13 मिलियन का सवाल है, ठीक है। Therefore, upon payment of $13 million, approximately 90 crores to the US Exim Bank, the corporate debtor would get title to the 6 aircraft, which would add around 200 million, approximately 1400 crore to the estate of the corporate debtor, ठीक है। तो कहा जी ये 90 करोड़ के लिए हमारे 1400 करोड़ रुपए के एसेट्स फंसे हुए, ठीक है। इसके लिए आप हमें जो नॉन कोर एसेट्स को सेल करने की परमिशन दो। To achieve the above objective, the applicant has made multiple attempts to raise finance, including the interim finance, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमने interim finance raise करने की बहुत सारी कोशिश की, but these attempts have not been successful. In such scenario, given the overwhelming benefit to the corporate debtor by paying the dues to US Exim and acquiring title to the 6 aircrafts, the applicant says it is incumbent upon the applicant and COC to explore other means of raising money to make payment to US Exim and have title to the 6 aircrafts transferred to the corporate debtor, ठीक है। The premises aforesaid, ये कहा ये जो premises है जो HDFC बैंक को दिया हुआ है एज सिक्योरिटी, ये नॉन कोर एसेट है जो कॉर्पोरेट डेटर ने कभी भी यूज भी नहीं किया अपने एयरलाइन बिजनेस में। और ये जो इससे सेल से जो फंड होंगे उसमें से 13 मिलियन हम जो है US एक्सिम को पेमेंट कर देंगे, 6 एयरक्राफ्ट हमारे कब्जे में आ जाएंगे, ठीक है। These aircrafts are core asset related to the business of the corporate debtor and would thus become available to any prospective resolution applicant, ठीक है। Even if the corporate debtor is ordered to be liquidated, ठीक है, तो अगर ये लिक्विडेट भी हो जाए तो भी ये अनकम्बर्ड एसेट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल लीज तो उसकी खत्म हो जाएगी US एक्सिम बैंक की, ठीक है ना। वैल्यूड एट अराउंड 1400 करोड़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द कोड। However, a sale of the premises proposed to be sold at a minimum price of 490 crores to raise funds is not possible without the consent of HDFC। तो उन्होंने कहा ये HDFC की कंसेंट के बिना पॉसिबल नहीं है क्योंकि HDFC के पास सिक्योरिटी है, ठीक है ना, which as per the deed of mortgage holds security interest and first and exclusive charge over the premises, ठीक है।
Accordingly, an arrangement was arrived at with HDFC that pursuant to payment of 360 crore to HDFC as opposed to HDFC's claim of approximately 424 crore, ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि 424 करोड़ का इनका क्लेम है, 360 करोड़ अब जो है पेमेंट कर देते हैं इनको, ठीक है, एज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP। कितना बच गया? 64, ठीक है, 424 माइनस 360। तो अकॉर्डिंगली एन अरेंजमेंट वाज अराइव्ड एट विच द HDFC that pursuant to payment of 360 to HDFC as opposed to HDFC's claim of approximately 424 crores as on commencement of the CIRP from the sale proceeds of third and fourth floor, HDFC would release its security interest over the premises which includes part of second floor, ठीक है। अब COC की मीटिंग हुई, COC की मीटिंग ने 74.45% से ये चीज पास कर दी। एप्लीकेंट सेज कि भाई COC ने अप्रूव कर दिया द अरेंजमेंट फॉर सेल ऑफ द प्रीमिसेस और कह दिया भाई HDFC को पेमेंट कर दो 360, ठीक है, 424 करोड़ इसका है, 360 इसको पेमेंट कर दो, एंड पेमेंट टू US EXIM टू एक्वायर टाइटल टू द 6 एयरक्राफ्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज सेट आउट इन द अफोरसेड रेजोल्यूशन। लेकिन हाउएवर दिस रेजोल्यूशन स्टेट्स दैट इट इज पास्ड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। The arrangement arrived at between HDFC and the COC is beneficial to the corporate debtor as well as to the stakeholders and causes no prejudice whatsoever to either the corporate debtor or any other stakeholder, ठीक है। It is in these circumstances that the present application has been filed by the applicant in discharge of his duties। तो RP बोला जी इन circumstances में मैं आपके पास आया हूँ कि भाई to preserve and protect the assets of the corporate debtor and the same ought to be allowed by this honorable tribunal। का COC ने भी मान लिया है, ठीक है। तो respondent HDFC has filed affidavit dated 1st June 2020 inter alia recording that it has no objection to the present application being allowed and that it supports the present application in terms of the result। तो HDFC ने कहा भाई हमें भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। On looking at the averments of the application and the documents, ठीक है, कोई भाई ना तो COC से ऑब्जेक्शन है ना HDFC से ऑब्जेक्शन है और वैल्यू एडिशन अलग से होने वाला है, तो इस बेंच ने इट हेयर बाई अलाउड द एप्लीकेशन अप्रूविंग द रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एप्लीकेंट इज परमिटेड टू सेल द प्रीमिसेस फॉर यूटिलाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। तो उन्होंने कहा भाई इस प्रीमिसेस को बेच दो, जो ये नॉन कोर एसेट है, HDFC का क्लेम सेटल कर दो 360 करोड़ का, ठीक है, और with no further responsibility or liability on HDFC for or towards any further or other cost, charges, claims in connection with the insolvency process or otherwise, ठीक है। However, including in the event of any liquidation of the corporate debtor and HDFC charge security interests and rights in debtor and HDFC security interest will remain unaffected until receipt of the full sum of 360 crores and the balance sums रिमेनिंग फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द थर्ड, ये है इसमें। तो इस तरह से ये जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन थी इसको अलाउ कर दिया। बेसिकली क्या हुआ इसमें? बेसिकली हुआ कि भाई इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन्होंने सेल अलाउ कर दी इवन विदाउट लिक्विडेशन, मतलब CIRP में भी सेल अलाउ कर दी। नॉर्मली CIRP में सेल अलाउ नहीं करते, ये केस था, ठीक है जी। फिर भी आप इसको उससे मिला लीजिएगा एक बार। आगे चलें, अगला केस है जी हमारा किरण ग्लोबल कैम। तो किरण ग्लोबल कैम में क्या हुआ? RP sought permission to have access to GST portal to file GST returns and to pay net liability। क्या होता है कि जैसे एक मान लीजिए एक कोई GST में रजिस्टर्ड है, अब उसकी दो तरह की लाइबिलिटीज होंगी। एक तो लाइबिलिटी होंगी जो CIRP पीरियड से पहले की है, ठीक है ना, और एक होंगी बाद की। तो जो GST पीरियड से पहले, जो CIRP पीरियड से पहले की हैं, वो तो उनको लिक्विडेशन में मिलेगा, सेक्शन 53 में जो भी मिलेगा। करंट लाइबिलिटीज आपको करंटली क्लियर करनी है, ठीक है ना भाई। GST लाइबिलिटी आएगी कब? जब आप सेल कर रहे हो तभी तो लाइबिलिटी आएगी ना। तो जब आप सेल कर रहे हो तो GST की भी पेमेंट करो। लेकिन GST पोर्टल क्या करता है? GST पोर्टल क्या होता है? जब तक पहली पेमेंट ना करो पुरानी, तब तक नई अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इसमें RP ने कहा कि भाई ऐसा है कि GST पोर्टल पर इनको बोलो कि भाई हमें करंट रिटर्न्स फाइल करना अलाउ करें, ठीक है। करंट टर्म पेमेंट भी करने को तैयार है, करंट टर्म रिटर्न भी फाइल करने को तैयार है। जो पुराने रिटर्न्स हैं, जो पुरानी लाइबिलिटी है, उसका फैसला अलग से होगा, यही केस है। तो RP sought permission to have access to GST portal account
to file GST returns during CIRP and to pay the net GST liability from the date of commencement of the CIRP till its completion, notwithstanding non-payment of arrears for the period prior to CIRP. उन्होंने कहा ठीक है, पुरानी पेमेंट नहीं है कोई बात नहीं, पुरानी पेमेंट करना जरूरी नहीं है, अगर आपके पोर्टल पे ये फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको मैनुअली अलाउ करो. तो adjudicating authority observed that the tax authority cannot raise an objection saying that since no provision has been made in GST or in its software, उन्होंने कहा भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना. द बिजनेस हैपनिंग इन द मार्केट आफ्टर इनिशिएशन ऑफ CIRP थ्रू डेटर कंपनी विल कम टू स्टैंड स्टिल. ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि भाई बाद में भी कोई बिजनेस ना करे. आप तो कह रहे हो सारी पेमेंट मेरी पहले करो क्योंकि पोर्टल अलाउ नहीं करता, आप पोर्टल में प्रोविजन लाओ, जो भी कुछ करो, ठीक है ना. हम कंपनी का बिजनेस तो नहीं मर्ज कर सकते ना. करंट रिटर्न्स आप एक्सेप्ट करो, करंट ड्यूज आप एक्सेप्ट करो, ठीक है. पुराने के पे इंसिस्ट किए बिना आपका पोर्टल अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है. It directed the authorities to allow the CD to have access to its GST net portal account and permit the RP to file GST returns of the CD generated after commencement of CIRP without insisting upon payment of past dues. ठीक है. अगला हमारा इंडस बायोटेक वाला केस है. इस केस में क्या हुआ, ये जो कोटक इंडिया वेंचर फंड था, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसने पिटीशन फाइल की सेक्शन 7 की, ठीक है, फॉर सीकिंग इनिशिएशन ऑफ द CIRP अगेंस्ट इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. कोटक इंडिया while filing the petition claimed that the debtor wasn't able to redeem optionally convertible redeemable preference shares amounting to इतने करोड़. ठीक है, as per the clause provided under the शेयर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. क्या होता है, कई बार ना शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता है या शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होता है. मान लो उसमें कोई कन्वर्टिबल है, ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है. तो वो कह रहा है कि भाई ये कंपनी इनको रिडीम नहीं कर पा रही है, ठीक, एज पर दिस एग्रीमेंट. तो बिफोर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 कुड बी डिसाइडेड बाय द NCLT, इंडस फाइल्ड एन इंटरिम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट before the NCLT seeking that the application filed under section 7 be dismissed. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये जो हमारा शेयर सब्सक्रिप्शन और जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल हो गई, लेकिन सेक्शन 7 की एप्लीकेशन डिसाइड हो इससे पहले इंडस ने क्या किया, इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है. NCLT के सामने वो भी पहुंच गए. उन्होंने कहा भाई ये जो सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन है इसको डिसमिस करो जी, क्योंकि हमारा तो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, जिस शेयर होल्डर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है. कोटक ने कहा कि भाई सेक्शन 7 जो है इट बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ लिटिगेशन विच फॉल्स आउट ऑफ द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, एज these matters are in rem, ठीक है. Thus the issue that fell for consideration before the NCLT was whether the provisions of the Arbitration Act prevail over the provisions of the IBC, ठीक है. तो NCLT Mumbai bench had refused to admit an application under section 7 on the ground that there existed an arbitration agreement between the parties. So in this post, while the decision of the NCLT was correct for reasons other than the ones given by the NCLT, the Arbitration Act cannot prevail over the IBC. ठीक है. तो इसमें ये कहा NCLT ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई आप जिसका एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हो उसमें ही आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज जब कर रही है तो आप आर्बिट्रेशन में जाओ पहले. ये वही चीज है, सेम ही है. फिर ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड अदर वाला केस है 13. इसमें क्या हुआ, लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू अनफ्रीज द अकाउंट्स ऑफ द CD दैट वर अटैच्ड बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, ठीक है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग है इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ठीक है. तो ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोचते ही हैं अपना. लिक्विडेटर ने कहा कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना क्लेम फाइल किया हुआ है, ठीक है ना, और इसको हम सेक्शन 53 में कंसिडर कर लेंगे. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि जो मनीज ऑफ द CD इन इट्स बैंक अकाउंट शुड बी कंसिडर्ड एन एसेट ऑफ द CD. कई बार क्या होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं. जब बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं तो वो अटैचमेंट मान लिया जाता है,
इन्होंने कहा कि भाई अटैचमेंट ऑर्डर पास हो गया है, लेकिन फिर भी जो बैंक अकाउंट है ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी तो एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है ना। इट नोटेड दैट सेक्शन 178 ऑफ द इनकम टैक्स हैज बीन अमेंडेड टू अलाउ द आईबीसी टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो इट डायरेक्टेड द बैंक टू अनफ्रीज द अकाउंट। उन्होंने कहा भाई जो बैंक अकाउंट आपने फ्रीज कर रखा है उसको अनफ्रीज करो एंड रिलीज द अमाउंट ऑफ द सीडी विद इन 30 डेज। ठीक, ये ओम प्रकाश अग्रवाल वाला फिर टीडीएस वाला केस है। ये जो 12th वाला केस था जिसमें वो एप्लीकेशन सीडी ने लगाई थी कि वो आर्बिट्रेशन में जाए, तो वो अलाउ किया कि मतलब आर्बिट्रेशन विल प्रिवेल। हाँ, यही कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा आर्बिट्रेशन प्रिवेल की बात नहीं भाई, वो ऐसा उससे लगता है जजमेंट से, लेकिन बात ये है कि वो कि भाई शेयर होल्डर एग्रीमेंट था ना, शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट था, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज थी। तो उसमें जब आर्बिट्रेशन क्लॉज थी उन्होंने कहा भाई आर्बिट्रेशन में जाओ आप पहले, ये कहा उन्होंने। आर्बिट्रेशन में फैसला नहीं हो फिर यहां आओ। आर्बिट्रेशन एक्ट तो प्रिवेल तो नहीं कर सकता ओवर आईबीसी, दैट इज करेक्ट, लेकिन क्या है कि उन्होंने ये कहा कि भाई पहले आप आर्बिट्रेशन में जाओ। अगला केस देखते हैं। सीआईआरपी डिसमिस कर दी थी इसमें जी। हाँ 13 वाला कौन सा? ओम प्रकाश अग्रवाल वाला केस है। ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टीडीएस। तो ये जो ओम प्रकाश वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स था टीडीएस, इसमें लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग डायरेक्शन against the successful bidder and the income tax authority not to deduct TDS from the sale of assets। इन्होंने कहा कि भाई लिक्विडेशन में जो सेल हुई है उस पर TDS ना काटे, ठीक है। On the ground the tax dues cannot be collected by the government in priority to the waterfall mechanism under section 53 and section 238 as an overriding effect upon the other enactment। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 232 का, इट इज एप्लीकेबल टू द इश्यूज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द डेटर, ठीक है, लेकिन टीडीएस डिडक्शन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो व्हेन द गवर्नमेंट कम्स बिफोर द लिक्विडेटर एज ए क्रेडिटर, ठीक है, भाई गवर्नमेंट अगर एज ए क्रेडिटर आएगी तब तो ठीक है 53 और 230 होल्ड करेगा। इस केस में क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एनी क्लेम एज एन ओसी, तो वाइल डायरेक्टिंग द परचेजर टू पे द टैक्स डिडक्टेड एट source amount, it held that deduction of tax at source is not tantamount to payment of government dues, ठीक है। भाई ये जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ये कोई ये नहीं कि गवर्नमेंट ड्यूज की पहले पेमेंट हो रही है या कोई प्रायोरिटीज हो रही है, तो इस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते, टीडीएस तो डिडक्ट होगा ही होगा। Since it is not a tax in demand, it is not a tax demand for realization of tax dues. It observed that the liquidator is not asked to pay tax deducted at source. It is the duty of the purchaser to credit this to the income tax department, ठीक है। अगला केस हमारा था इसमें SCSL बिल्डवेल। तो SCSL बिल्डवेल में क्या था, प्रॉपर नहीं आ रहा इसमें। SCSL बिल्डवेल वाले केस में क्या था कि जो COC वाली मीटिंग थी, ये जो क्लास ऑफ अलॉटीज थी होम बायर्स, ये थे 72.394%, ठीक है। दे वोटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द IRP विद द RP with a voting share of 38.92% of the class of allottees comprising of, मतलब क्या होता है कई बार ना नंबर ऑफ allottees की परसेंटेज अलग होती है और उनकी जो वैल्यू है वो अलग होती है, ठीक है। तो IRP did not move an application for replacement on the premise that the allottees voted in favor of the approval is far below 66% of voting share of the total voting, ठीक है। हुआ क्या था इसमें, उसमें हुआ ये था कि जो क्लास ऑफ अलॉटीज थे दे कंप्राइज्ड ऑफ 72.39% वोटिंग इन द COC। दे वोटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द IRP
with a voting share of 38.92% of the class of allottees comprising of 72.394%. तो आईआरपी ने कहा कि भाई मैं रिप्लेसमेंट की एप्लीकेशन क्यों लगा दूं, ये हैं तो सिर्फ कितने 38%, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये तो हाफ भी नहीं है, तो 66 कहां से आ गई। The IRP stated that out of the total home buyers, not even half of them were present at the time of voting for replacement of the IRP. Therefore, though more than 50% voting has come out of the allottees attending to the meeting, it cannot be construed as 100% voting on behalf of the class of home buyers. ठीक है, क्योंकि जो टोटल थे, टोटल के 50% से भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। He has further stated that the other financial creditors comprising of remaining 23% having voted against the resolution and for appointment of Mr. Gangaram Agarwal as a registered professional, therefore this voting shall not be taken into consideration for approval of replacement of IRP with Mr. Gangaram. तो अब इसमें ये है कि भाई आए कम, उसमें जितने आए उनमें से 72% ने कहा भाई इसको हटाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि वेदर लोअर टर्नआउट ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इन वोटिंग हैज एनी इंपैक्ट ऑन डीमिंग प्रोविजंस, या वेदर द क्लेमेंट्स हु हैव फाइल्ड देयर क्लेम्स आफ्टर द पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन वेदर दे कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ सच रेजोल्यूशन। तो डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन इसमें ये हुआ, इसमें कहा भाई आईआरपी को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज में, ठीक है ना। आईआरपी इज सपोज टू रिमेन न्यूट्रल but he has come against the COC as if he has personal interest in the affairs of the corporate debtor, ठीक है। तो इसमें जो आईआरपी की एप्लीकेशन थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये कहा भाई जो नया आरपी अपॉइंट होने वाला है उसने तो फ्रॉड वगैरह किया, तो उन्होंने कहा भाई इसका कोई प्रूफ वगैरह तो आपने दिया नहीं है। ये कहानी थी इसमें। अगला केस देखते हैं हम, फोरेस्को इंडिया लिमिटेड वर्सेस ओम बुसेको रेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि जो ओसी था इट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। द सीडी contested the application on the ground that the threshold default for CIRP has been raised to 1 crore। इन्हें कहा भाई 24 मार्च को जो है ये 1 करोड़ रुपए हो गया है 1 लाख रुपए से। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई ये वेल सेटल्ड लॉ है कि जो भी स्टैट्यूट में अमेंडमेंट होती है नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है, अनलेस इट हैज बीन हेल्ड टू बी रिट्रोस्पेक्टिव आइदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, ठीक है। नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टिव ही मानी जाती है, ठीक है। ओसी ने एप्लीकेशन फाइल की थी फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी और सीडी ने कॉन्टेस्ट किया कि भाई जो थ्रेशोल्ड लिमिट तो बढ़ चुकी है, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा जो लिमिट बढ़ी है वो प्रोस्पेक्टिवली बढ़ी है। तो while admitting the application, it held that the amendment shall be considered as prospective as nothing contrary to it was mentioned in the notification। तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव होगी। अगला केस था हरीश पी वर्सेस केमिजोल एडिटिव्स। इस केस में क्या हुआ कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड वाज फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ड्यूज। तो एक एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 9, क्योंकि एम्प्लॉय भी ऑपरेशनल क्रेडिटर में आता। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई एम्प्लॉय को कि भाई आप हमारे पास आ गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, इससे पहले जो भी अल्टरनेटिव रेमेडीज थी भाई आप अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखो, आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, ठीक है ना। तो यू शुड हैव एग्जॉस्टेड दोज रेमेडीज अवेलेबल अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग है, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं आर्बिट्रेशन में भी नहीं फैसला होता तो आप यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, पहले वहाँ वो सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करके हमारे पास आओ। It noted that it is a settled position of law
that the provisions of the code cannot be invoked to settle dispute or recover outstanding. भाई उन्होंने कहा ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म तो है नहीं ना. It also noted that the CD prima facie, उन्होंने कहा भाई CD तो prima facie solvent है, कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई वो insolvent है या कोई दे नहीं सकता इतने पैसे. तो while declining to admit the application, the adjudicating authority directed the CD to settle the issue amicably. उन्होंने एम्प्लॉयर को भी कहा कि भाई इस इशू को amicably सेटल करो, ठीक है ना, और नहीं तो आर्बिट्रेशन क्लॉज लाएगा, ठीक है ना, एंड टू इन्वोक अप्रोप्रिएट रेमेडी इफ इज एग्रीड बाय द आउटकम ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन से भी नहीं सेटिस्फाई होता तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फिर हम एंटरटेन करेंगे. नेक्स्ट केस था इसमें भारतीय डिफेंस वाला कि कंपनी वाज क्लासिफाइड एज ए गोइंग कंसर्न. तो द NCLAT हैज अपील्ड द डिसीजन ऑफ द NCLT टू लिक्विडेट डेट लेडन भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें क्या हुआ, जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट इन मुंबई था, इट हैड ऑर्डर्ड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आफ्टर रिजेक्टिंग द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. क्या हुआ, जो एडलवाइस ने अपना एक रेजोल्यूशन प्लान दिया था, लेकिन एडलवाइस जो है वो बार बार टाइम मांगता रहा. वो ऐसा लगता था कि एडलवाइस कहने लगा जी मैं इसमें शेयर बेच दूंगा, ठीक है, एज इफ ही वाज लुकिंग फॉर ए बायर, ठीक है. तो NCLT ने कहा भाई ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, इसका इस कंपनी की रेजोल्यूशन में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है कि नया बायर ढूंढने की. इसको जब तक बायर ना मिल जाता है एडलवाइस को, तब तक जो है ये इसको रेजोल्यूशन प्लान को लटकाता जा रहा है, ठीक है ना. तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर नहीं मिल रहा तो आप इसको लिक्विडेट करो, लेकिन क्योंकि डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आप इसको एज ए गोइंग कंसर्न सेल कर दो, ठीक है. तो NCLAT while upholding the NCLT's decision said the company should be classified as a going concern. In accounting parlance, a going concern means a company can continue to operate, ठीक है, कि भाई there are more than 850 employees हैं, ठीक है ना, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट शिपयार्ड था ये, और वैसे भी डिफेंस रिलेटेड है. Earlier resolution plan was backed by COC in which Edelweiss had 82% voting share as a financial creditor after taking over debt. लेकिन NCLT को लगा भाई ये जो एडलवाइस वाला रेजोल्यूशन प्लान है ना, ये कोई जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, इसने कोई प्रैक्टिकल या वायबल प्लान तो दिया नहीं है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी अनसर्टिनिटीज हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन है. इसने कहा कि भाई पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है हमें इसमें इट विल बी रिड्यूस्ड टू mere 2% फ्रॉम द करंट सब्सटेंशियल लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60%. तो NCLT had noted. NCLT order was challenged on the ground that liquidation order had been passed with material irregularity due to fraud committed by the resolution person. तो NCLT ने इस चैलेंज को तो रिजेक्ट कर दिया. The tribunal pointed out that considering the national importance, तो इसमें क्या है कि इसको आप एज ए गोइंग कंसर्न बेच दो, ठीक है. और विजय कुमार V. Iyer has been appointed as a liquidator and the tribunal has directed that the work should be taken from existing employees and workmen. तो ये केस था इसमें, ठीक है जी. तो इतने ही केसेस हैं NCLT में. और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ना साइटेशन आप मिला लीजिए.